हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज हम इन्वायरमेंटल स्टडीज़ पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस का पेडागॉजी का पहला प्रश्न पत्र हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज हम 1 जनवरी 2022 का पेपर देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, अपनी कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थियों के रचनात्मक आकलन के लिए उपयुक्त कार्य का चुनाव कीजिए। कक्षा 5 के बच्चे को आप पर्यावरण अध्ययन पढ़ा रही हैं, तो उसमें उसकी रचनात्मकता का आकलन करने के लिए बच्चों की आपको इनमें से किस कार्य का चुनाव करेंगी। पहला ऑप्शन है हमारा तैरने और डूबने के पाठ का पर प्रश्न उत्तर लिखना। दूसरा ऑप्शन है डूबने और तैरने की प्रक्रिया का अवलोकन करने के लिए क्रियाकलाप करना। तीसरा ऑप्शन है तैरने और डूबने की परिभाषा की व्याख्या करना। चौथा ऑप्शन है जो वस्तुएं डूबती और तैरती हैं उनकी सूची याद करना। तो पहला ऑप्शन है तैरने और डूबने के पाठ पर प्रश्न उत्तर लिखना। तो प्रश्न उत्तर नहीं लिखना, हमें वो आंसर हमें करना है जो जहाँ पे बच्चा जो है वो क्रियाशील हो, वो जो है कुछ एक्टिविटी करके वो चीज़ों को सीख रहा हो, वो ज़्यादा अच्छा होगा बतौर इसके कि वो कुछ रट के आपको सुना दे, कुछ सूची बना ले। इन सब से ज़्यादा अच्छा होगा कि बच्चा जो है वो कुछ देख रहा हो, कुछ उससे समझ रहा हो, सीख रहा हो, कुछ खुद भी उस क्रिया में इन्वॉल्व हो। तैरने और डूबने की प्रक्रिया का अवलोकन करने के लिए क्रियाकलाप करना, तो ये अच्छा है क्योंकि वो यहाँ पे बच्चा जो है एक्टिव है, क्रिया कर रहा है, वो खुद भी कार्य कर रहा है। तो हमारा ये आंसर सही है, लेकिन हम देख लेते हैं और भी ऑप्शन। तैरने और डूबने की परिभाषा की व्याख्या करना, तो सिर्फ आपको उसको परिभाषा ही नहीं याद करानी है, जो वस्तुएं डूबती और तैरती हैं उनकी सूची याद करना। तो यहाँ भी हमने अगेन क्या है, ये रोट लर्निंग है, रोट लर्निंग को हमें कभी भी प्रमोट नहीं करना है, तो ये गलत हो गया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कला एवं कौशल का समावेश करना चाहिए क्योंकि वह प्रोत्साहित करती है। पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय हमें अपने शिक्षण में कला और कौशल को शामिल करना चाहिए, क्यों। पहला ऑप्शन है सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है सहपाठी सीखने को प्रोत्साहित करता है ये, इसलिए कला और कौशल। तीसरा है कक्षा में अनुशासन को प्रोत्साहित करता है। डी है समावेशन को प्रोत्साहित करता है। तो हमें कला और कौशल क्यों क्या कहते हैं शामिल करना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करता है, सहपाठी सीखने को प्रोत्साहित करता है, कला और कौशल। कक्षा में अनुशासन यदि बच्चे का पढ़ने में मन लगेगा तो कक्षा में स्वयं ही अनुशासन बना रहेगा। अगर बच्चे का मन नहीं लगेगा तो कक्षा में अनुशासन नहीं रह सकता। तो अनुशासन हम बच्चे से, हमारा ये उद्देश्य नहीं होगा कि हम उससे कक्षा की जो अनुशासन है उसका पालन कराएं। अगर बच्चा सीखेगा, अगर उसका मन लगेगा पढ़ने में, तो वो अनुशासनहीनता नहीं करेगा। समावेशन को प्रोत्साहित करता है, ये भी सही है। कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ए, बी और डी। पहला ऑप्शन है ए और बी, गलत है। ए और बी, ये हमको लगा ए और डी था, आई थिंक ए, बी और सी। कक्षा में अनुशासन की बात नहीं, ए, बी और डी हमारा राइट आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को थीम आश्रय के लिए कौन सी युक्ति पूछताछ को प्रोत्साहित करती है। मतलब आश्रय क्या था, एक हमारा जो थीम हमने कल पढ़ी थी उसमें एक शेल्टर यानी आश्रय जो था या आवास जिसको कहते हैं, वो एक थीम थी, उसकी युक्ति पूछताछ को प्रोत्साहित करती है। पहला ऑप्शन है हमारा विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के घरों के चित्र एकत्र करने के लिए कहना। दूसरा ऑप्शन है हमारा विभिन्न प्रकार के आश्रयों के चित्र साझा करना। तीसरा ऑप्शन है विभिन्न मकान निर्माण स्थलों पर जाने के उपरांत विद्यार्थियों को अपने अनुभव को सुनाने के लिए कहना। चौथा ऑप्शन है देश के विभिन्न आश्रयों पर एक पावर पॉइंट प्रस्तुति दिखाना। तो विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के घरों के चित्र एकत्र करने के लिए कहना, तो इसमें क्या है कि बच्चे जो है वो कुछ क्रिएटिव नहीं कर रहे हैं। हमें ये सही तो है कि बच्चा चित्र इकट्ठे करेगा, मेहनत करेगा, लेकिन
हम देखेंगे कि हमारे पास इससे बेहतर भी आंसर है क्या। विभिन्न प्रकार के आश्रय के चित्र साझा करना, ये भी नहीं उतना। विभिन्न मकान निर्माण स्थलों पर जाने के उपरांत बच्चा क्या कर रहा है, जा रहा है, खुद भी उस एक्टिविटी में हिस्सा ले रहा है, और जाने के उपरांत अपने अनुभवों को सुनने के लिए कहना। जब बच्चा वहां जाएगा, वहां देखेगा, खुद भी उस क्रिया में इन्वॉल्व होगा, तो वो ज्यादा अच्छे से चीजों को सीखेगा, फिर वो अपने अनुभव को आपसे साझा करेगा। तो ये हमारा कौन सा, ये हमारा राइट आंसर हो गया। देश के विभिन्न आश्रयों पर एक पावर पॉइंट प्रस्तुति दिखाना, इससे भी बच्चा जो है उतना नहीं सीखेगा जितना कि वो करके सीखेगा। बच्चे जो है वो करके ज्यादा अच्छे से सीखते हैं। तुम्हारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक कक्षाओं का पर्यावरण अध्ययन वह विषय क्षेत्र है जिसमें एकीकरण है। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन कैसा विषय है जिसमें क्या क्या है, ये हमें बताना है। पहला ऑप्शन है हमारा विज्ञान एवं पर्यावरणीय शिक्षा के संप्रत्ययों एवं मुद्दों का। तो हमने इसमें क्या पढ़ा था, विज्ञान है, पर्यावरण है और सामाजिक विज्ञान है, ये तीनों का समावेश है। हमने कल जो क्लास की है उसमें हमने पढ़ा है कि जो ईवीएस की बुक है उसमें क्या है, साइंस है, पर्यावरण अध्ययन से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, और जो सामाजिक विज्ञान से संबंधित जो विषय है उन सबको इसमें शामिल किया गया है। तो ये हमारा गलत हो गया। सामाजिक विज्ञान के संप्रत्ययों एवं मुद्दों को सिर्फ सामाजिक विज्ञान नहीं, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण अध्ययन, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के संप्रत्ययों एवं मुद्दों को अगेन नहीं, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान और पर्यावरणीय शिक्षा के संप्रत्ययों एवं मुद्दों को। तो पर्यावरण अध्ययन की जो हमारे विषय है उसमें क्या क्या शामिल किया गया है, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरणीय अध्ययन। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन का क्या उद्देश्य है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए हमारा क्या उद्देश्य है, ये हमें बताना है। पहला ऑप्शन है हमारा लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों पर सीखने वालों को संवेदनशील बनाना। दूसरा ऑप्शन है स्थानीय उपलब्ध सामग्रियों से सरल प्रारूपों का विकास करना। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को उच्च प्राथमिक विज्ञान संप्रत्ययों के लिए क्रमिक रूप से तैयार करना। चौथा ऑप्शन है विद्यार्थियों को उनके आस पड़ोस में उपलब्ध व्यावसायिक विकल्पों की ओर अभिमुख करना। तो लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों पर सीखने वालों को संवेदनशील बनाना। तो लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों को सीखने के लिए बच्चों को जो हम संवेदनशील बना रहे हैं ये ठीक है, लेकिन सिर्फ लैंगिक भेदभाव से नहीं हम उनको बताएं, बल्कि उनको जो डिसेबल्ड लोग हैं उनके प्रति भी हमें संवेदनशील बनाना है। जो विभिन्नताएं हैं हमारी उनके प्रति भी बच्चों को संवेदनशील बनाना है, केवल लैंगिक भेदभाव की तरफ नहीं। स्थानीय उपलब्ध सामग्रियों से सरल प्रारूपों का विकास करना, यानी कि जो वहां पे उपलब्ध जो सामग्रियां हैं उनसे हम क्या करें, उनके लिए कुछ अच्छा विकसित करें। तो ये तो सही लग रहा है, लेकिन नेक्स्ट देखते हैं। विद्यार्थियों को उच्च प्राथमिक विज्ञान संप्रत्ययों के लिए क्रमिक रूप से तैयार करना। हमें किसी बच्चे को सिर्फ किसी के लिए तैयार करने से नहीं होता, हमें बच्चे के जो है ज्ञान में कुछ वृद्धि करनी है, उनको कुछ सिखाना है, ना कि उनको हमें तैयार करना है। विद्यार्थियों को उनके आस पड़ोस में उपलब्ध व्यावसायिक विकल्पों की ओर अभिमुख करना, ये भी प्राथमिक स्तर पर हमारा उद्देश्य नहीं होता। हमारा प्राथमिक स्तर पर यह उद्देश्य होता है कि बच्चा जो है वो कुछ सीख सके, जो उसके आसपास की जो चीजें हैं उनको वो समझ सके। तुम्हारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को भोजन के रूप में ग्रहण किए जाने वाले पौधों के विभिन्न भागों जैसे जड़, तना एवं पुष्पों के नाम जानने के लिए अपने परिवार के सदस्यों से परामर्श करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप की अभिकल्पना की गई है। मतलब टीचर ने कहा कि आप जो है जो भोजन हम रोज ग्रहण करते हैं उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, उसकी कौन सी जड़ है, कैसी जड़ है, कैसे तना है, कैसे पुष्प उसमें आते हैं, इसके लिए क्या करिए, आप अपने परिवार के सदस्यों से बात कीजिए। तो इसके लिए कौन सा क्या अभिकल्पना उन्होंने की गई है कि इससे क्या होगा, ये हमें बताना है। इस क्रियाकलाप से बच्चे क्या सीखेंगे। पहला ऑप्शन है हमारा अनुभवात्मक सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है भोजन से संबंधित सब प्रत्ययों के सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है पाठ को अधिक आनंददायी और रुचिपूर्ण बनाने के लिए।
चौथा ऑप्शन है विद्यार्थियों को भोजन के विषय में खुले मन से खोज करने के लिए अनुमति देने के लिए। तो जब बच्चे जो है वो दूसरों से बातें करेंगे तो क्या होगा, वो उनका जो अनुभव है उससे सीखेंगे, उससे बच्चे सीखेंगे। तो इससे क्या होगा, हम उनको दूसरों के अनुभव से सीखने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, बच्चे को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो दूसरों के अनुभव से कुछ सीखें। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त है। अगर आप किसी दृष्टिबाधित मतलब जिस बच्चे को थोड़ा सा कम दिखाई देता है उसको अगर आप पर्यावरण पढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी जो विधि है वो अच्छी है, ये आपको बताना है। कक्षा में मिश्रित सहपाठी समूह बनाएं। मिश्रित सहपाठी समूह बनाने से उस बच्चे को क्या लाभ होगा, ऐसा तो नहीं है। दूसरा है किसी कार्य को पूरा करने के लिए अधिक समय देना। तीसरा ऑप्शन है किसी भी कार्य को भागों में बांटें और प्रत्येक भाग को अलग पढ़ाएं। चौथा ऑप्शन है स्पर्शी शिक्षण अधिगम सामग्री का अधिक उपयोग करें। ये सही है कि अगर बच्चा देख नहीं पा रहा है तो वो छू के यानी चीजों को स्पर्श करके उनको समझ सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए, स्पर्शी जो शिक्षण अधिगम सामग्री है उनका अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, जो दृष्टिबाधित विद्यार्थी हैं उनको सीखने में मदद मिलेगी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण करते हुए पाठ का वह उपयुक्त स्तर जिस पर विद्यार्थियों का आकलन किया जाना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण करते हुए पाठ का वह उपयुक्त कौन सा स्तर है, मतलब वो कौन सी स्टेज है जिस पे हमें विद्यार्थियों का आकलन करना चाहिए कि बच्चे ने क्या सीखा क्या नहीं सीखा। पहला ऑप्शन है हमारा पाठ के अंत में, दूसरा ऑप्शन है पाठ के प्रारंभ में, तीसरा ऑप्शन है जब विद्यार्थी आकलन, ये आकलन होगा, आकलन के लिए प्रस्तुत है, चौथा ऑप्शन है शिक्षण अधिगम के दौरान। तो हमने क्या पूरा कि जो आकलन है यानी जो बच्चों का मूल्यांकन करना है वो एक सतत प्रक्रिया है, मतलब ये हमेशा चलती रहती है। जब बच्चा सीख रहा है एक टीचर को उसी समय बच्चों का आकलन करना चाहिए, उसका मूल्यांकन उसी समय करना चाहिए जब बच्चा शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में उसमें सीख रहा है, उस कार्य कर रहा है, उसी समय आप उसको देखिए वो किस तरह से समूह में बच्चों से बातें कर रहा है, किस तरह से सहयोग दे रहा है, वो कैसी एक्टिविटी कर रहा है। ये हम शिक्षण अधिगम के दौरान ही बच्चे का मूल्यांकन करेंगे, तभी हम क्या करेंगे, बच्चे का सही से मूल्यांकन कर पाएंगे। पाठ के अंत में सिर्फ हो सकता है कि बच्चा जो है वो लेसन को बाद में रट ले, उस तो इसमें आपको क्या है, वो हो सकता है बनावटीपन उसमें आ सकता है। पाठ के आरंभ में बच्चे ने अभी पाठ पढ़ा ही नहीं है तो आप उससे आरंभ में कैसे पूछे, जब विद्यार्थी आकलन के लिए प्रस्तुत हो, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो शिक्षण अधिगम के दौरान, क्योंकि जो मूल्यांकन है या बच्चे का आकलन है यह इसको एक सतत प्रक्रिया माना गया है, यानी कि जब बच्चा सीख रहा है उसी दौरान आप उसका आकलन या मूल्यांकन कीजिए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको अपने विद्यार्थियों के पर्यावरण अध्ययन परियोजना का आकलन करना है और उन्हें शीघ्र पुनर्वेशन देना है। आप आकलन के लिए किस साधन का चुनाव करेंगे। आपको बच्चे का क्या करना है, आकलन करना है, उसने जो भी दिया है आपको उसको आपको आकलन करना है और उनको तुरंत फीडबैक देना है। पुनर्निवेशन मतलब फीडबैक देना है, आपको उनको तुरंत उसी टाइम फीडबैक देना है। तो आप किस साधन का चुनाव करेंगे उनका आकलन करने के लिए, ये हमसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है हमारा अवलोकन, दूसरा ऑप्शन है क्रम निर्धारण मापनी, तीसरा ऑप्शन है जांच सूची, चौथा ऑप्शन है सहपाठी आकलन। तो अगर जैसे आपको बच्चे ने कुछ दिया, मतलब उसने कोई प्रोजेक्ट बनाया है, उसने आपको दिया, तो आपको उसको तुरंत क्या करना है, आपको उसको फीडबैक देना है। तो आप क्या करेंगे, उसका अवलोकन करेंगे, उसका यहाँ पे ग नहीं यहाँ पे क होगा, उसका तुरंत क्या करेंगे, उसका तुरंत आप अवलोकन करेंगे। तो इससे क्या होगा कि आप बच्चे को फीडबैक दे पाएंगे कि जो तुम्हारे प्रोजेक्ट में क्या गड़बड़ी है, ये होगा अवलोकन। तुरंत तो हम उसका अवलोकन ही करके उसको फीडबैक दे सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण अध्ययन में सीखने का आकलन करने का उद्देश्य है, मतलब पर्यावरण अध्ययन में अगर हम किसी बच्चे के सीखने का आकलन कर रहे हैं तो उसका हमारा क्या उद्देश्य है, ये हमें बताना है। पहला ऑप्शन है हमारा
शिक्षक विद्यार्थियों को उपलब्धियों के विषय में जानकारी एकत्र करें। दूसरा है, यह मूल्यांकन की अपेक्षा शिक्षण का एक मार्ग है। तीसरा ऑप्शन है, यह विद्यार्थियों द्वारा नया ज्ञान में दक्षता प्राप्त करने की प्रगति के विषय में प्रतिपुष्टि देता है। चौथा है, यह विद्यार्थियों के सीखने के बारे में सूचना देता है जिससे अगले चरण के लिए उन्हें सहारा दिया जा सके। तो हम बच्चे का सीखने का आकलन क्यों करते हैं? हम बच्चे के सीखने का आकलन इसलिए करते हैं कि बच्चे ने क्या सीखा है, कितना वो सीख पाया है, और उसको अगले चरण में, मतलब अगले चरण में हमें ले जाने के लिए उसको हमको कितना पढ़ाना पड़ेगा, उसको कितना समझाना पड़ेगा, उसको कितनी सहायता देने की हमें आवश्यकता है। या अगर मान लीजिए हमने जो उसको पढ़ाया है वो नहीं समझ में आया है तो हम इस विधि को छोड़ के किसी और विधि का प्रयोग करें, हो सकता है बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाए। तो सीखने का आकलन हम इसलिए करते हैं ताकि हम बच्चे ये जान सके कि बच्चा कितना और कैसे सीख रहा है, उसको हमको अगले चरण के में ले जाने के लिए उसको कितना सहारा देने की जरूरत है, किन किन बातों को बताने की जरूरत है। अगर बच्चा नहीं सीख पा रहा है तो वो क्यों नहीं सीख पा रहा है, ये सब भी हम जान सकते हैं। तो क्या होगा इससे? यह विद्यार्थियों के सीखने के बारे में सूचना देता है जिससे अगले चरण के लिए उन्हें सहारा दिया जा सके। सीखने का आकलन हम बच्चे का इसीलिए करते हैं ताकि हम ये जान सके कि बच्चा कितना सीख पाया है, कैसे सीख रहा है। मतलब अगर आप तब उस समय करेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि बच्चा कैसे सीख रहा है। हो सकता है जो जिस विधि से आप उसे पढ़ा रहे हैं वो उसको नहीं समझ में आ रही हो, तो आप क्या करेंगे, अपनी शिक्षण विधि को चेंज करेंगे। तो इससे यही लाभ होता है कि आप तुरंत अगर बच्चे का सीखने के समय ही आकलन कर रहे हैं तो आपको जानकारी मिल जाती है कि बच्चा कैसे सीख रहा है, किस विधि से वो ज्यादा अच्छे से सीख रहा है, हम उसी विधि का चुनाव करेंगे। कौन सा ऑप्शन से हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2022 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं कक्षा 1 से 5 तक के लिए निम्न में से क्या स्तर होगा? मतलब प्राथमिक स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के लिए जो बच्चे हैं उनका कौन सा स्तर होगा, ये हमें बताना है। पहला ऑप्शन है हमारा आरंभिक स्तर, दूसरा मध्य स्तर, तीसरा बुनियादी स्तर। तो जो बच्चे होते हैं जो प्राथमिक कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे होते हैं उनके लिए क्या होता है, उनका मध्य स्तर होता है। आरंभिक स्तर तो उन्होंने क्या कहा है कि जो प्री प्राइमरी है उसको माना गया है आरंभिक स्तर, और ये 1 से 5 क्या है, ये हमारा क्या है, प्रारंभिक स्तर। तो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा? केवल बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक स्तर पर निम्न में से क्या प्रक्रिया कौशल नहीं है? मतलब प्राथमिक स्तर पर एक बच्चे के लिए क्या इसमें से एक कौशल नहीं है? पहला ऑप्शन है हमारा मानचित्रण करना, दूसरा ऑप्शन है क्रियाशील परिवर्तनों को परिभाषित करना, तीसरा ऑप्शन है परिकल्पना की जांच करना, चौथा ऑप्शन है तथ्यों को अनुस्मरण करना। तो इसमें किसे क्या कहते हैं, प्रक्रिया कौशल नहीं है, ये बताना है। मानचित्रण करना, बच्चा एक छोटे से बच्चे को आप कोई चीज बता रहे हैं तो वो आपको बता देगा कि कौन सी चीज कहाँ पे है। क्रियाशील परिवर्तनों को परिभाषित करना, जो वो चीजें फील कर रहा है वो उसको बता लेता है। परिकल्पना की जांच करना, अभी इस स्तर पर नहीं आया है कि वो परिकल्पना की जांच कर सके। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 3। तथ्यों को अनुस्मरण करना, मतलब बच्चा जो है वो तथ्यों को अनुस्मरण कर पा रहा है, मतलब याद कर पा रहा है, समझ पा रहा है उसको कि नहीं। वो इस समय समझ नहीं पाता लेकिन क्या करता है कि वो उसे याद कर सकता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर 3। थीम, परिवार तथा मित्र में निम्न में से कौन सा उप थीम है? हमने आपसे बताया था कि उसकी उप थीम आपको हमेशा पढ़ के रखना है। तो कौन सी उसकी उप थीम है? चीजें जो हम बनाते और करते हैं, दूसरा है कार्य और खेल, तीसरा है भोजन एवं जल, चौथा है हमारा आश्रय। तो कौन सा उप थीम है हमारा? भोजन एवं जल। कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक अपसारी प्रश्न है जो पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका अपने छात्राओं की सृजनात्मक क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए पूछेंगी?
अपसारी प्रश्न का मतलब ये होता है कि खुले विचारों वाला, मतलब कि जिसमें बहुत चांसेस हो कि बच्चा जो है वो अपने विचारों को खुले तौर पर रख सकता है, ना कि आप उसको लिमिटेड कर दीजिए कि तुमको बस क्या करना है, हाँ या ना में जवाब देना है या 2-4 शब्दों में जवाब देना है। नहीं, बच्चे को आप पूरा अवसर देंगे कि वो अपनी बुद्धि का जितना भी वो सोच सकता है, जो भी वो सोच सकता है वो बताने का आप उसे मौका देंगे। खुल के वो सोच सकता है, मतलब हर दिशा में वो सोच सकता है, आप उसको में कोई बाउंडेशन नहीं लगाएंगे। पहला ऑप्शन है, मृदा में प्याज के बीजों को बोने से लेकर फसल काटने तक के चरण कौन से हैं? तो ये क्या हो गया, ये क्या अपसारी चिंतन नहीं, इस अपसारी ये क्या हो गया कि इसमें आप बाउंडेशन लगा दे रहे हैं कि बच्चा जो है क्या प्याज के बोने से लेकर प्याज के कटने तक के सिर्फ चरण को बताएगा। ये आप उसको ये कन्वर्जेंट टाइप की होगी, ये डाइवर्जेंट, हम कन्वर्जेंट अपसारी का होता है डाइवर्जेंट, मतलब उसको हर दिशा में आप सोचने के लिए कहिए, ये होता है अपसारी। और कन्वर्जन क्या होता है कि आप उसको बाउंडेशन बना दे रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं कि बोने से लेके काटने तक का बस सिर्फ इतने में आप उसको क्या कर रहे हैं, बांध दे रहे हैं, तो ये हमारा गलत हो गया। दूसरा है, दिल्ली जैसे शहरों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे, ये सवाल आप पूछ सकते हैं। तीसरा है, लवण के विलयन से आप लवण कैसे पृथक करें। ये अगेन क्या हो गया कि हम उसको क्या करें, बाउंडेशन में डाल दे रहे हैं कि आप नमक को कैसे प्राप्त करेंगे। तो जाहिर सी बात है वो बताएगा कि समुद्र के जल को हम इकट्ठा कर लेंगे, तो फिर जो पानी है वो वाष्पीकृत हो जाएगा, तो नमक जो है वो इकट्ठा। अगेन क्या हो गया, ये हमने कन्वर्जन कर दिया, बच्चे की सोच को हमने क्या किया, बाउंडेशन कर दिया। पत्तियों का हरा रंग क्यों होता है, तो ये भी क्या है, एक लिमिटेड है, लेकिन क्या है, दिल्ली जैसे शहरों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे, तो इसमें क्या है, बच्चा सोचेगा, बच्चा अलग अलग दिशाओं में सोचेगा, तो ये क्या है, ये डाइवर्जेंट थिंकिंग को प्रमोट करता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्यार्थियों द्वारा पर्यावरण अध्ययन के सीखने का गत्यात्मक, समग्र तथा अनुभवात्मक प्रकृति का उत्तम आकलन किया जा सकता है। मतलब बच्चों के सीखने का जो गत्यात्मक, समग्र और अनुभवात्मक प्रकृति का उत्तम, मतलब किससे हम उनकी मोटर स्किल को और उनकी जो ओवरऑल जो भी वो या अनुभव से वो जो सीख रहे हैं उससे, मतलब ओवरऑल किससे हम इसका मापन कर सकते हैं अच्छे तरीके से। हमें ये बताना है कि जो भी स्किल्स है उनकी, उन सब का हम आकलन किस विधि से अच्छे से कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा क्रम निर्धारण मापनी द्वारा, दूसरा ऑप्शन है पेपर परीक्षा द्वारा, तीसरा ऑप्शन है विश्वसनीय आकलन युक्तियों द्वारा, चौथा ऑप्शन है मौखिक परीक्षा द्वारा। मतलब उसकी गत्यात्मक स्किल का गत्यात्मक, समग्र तथा अनुभवात्मक प्रकृति का उत्तम आकलन किया जा सकता है क्रम निर्धारण मापनी द्वारा। मतलब आप एक क्रम निर्धारण करने वाली कुछ दे दीजिए, उससे नहीं। विश्वसनीय आकलन युक्तियों द्वारा, जो विश्वसनीय आकलन युक्तियां कौन सी हैं ये तो इसमें बताया नहीं गया। मौखिक परीक्षा द्वारा आप उससे जो है वो पूछ लीजिए, तो ये से विश्वसनीय आकलन युक्तियों द्वारा, पेन पेपर परीक्षा द्वारा, अनुभवात्मक, समग्र और गत्यात्मक हम पेन पेपर परीक्षा के द्वारा कर सकते हैं। किससे क्या होगा कि बच्चा जो है जो भी अनुभव कर रहा है वो उसे लिख सकता है, लिखेगा तो हम उससे की जो गत्यात्मक स्किल है उसका भी हमें आभास होगा, और उससे उसकी सोच का भी हमें पता चलेगा। बच्चा जो लिखेगा उसकी सोच का, उसने जो अनुभव किया है उन सारी स्किल्स का हमें पता चलेगा। अगर हमें किसी के अनुभव के बारे में जानना है तो हम उससे क्या कहेंगे, आप अपने अनुभव को लिख के हमें बता दीजिए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 2। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।